नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और आज बात होगी पार्टियाँ खुद टूट रही हैं, लेकिन ठीकरा कहाँ फोड़ा जा रहा है, आप सब जानते हैं। और मानसून सेशन में नज़ारा बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में ज़बरदस्त टूट-फूट, बिखराव देखने को मिल रहा है। चाहे शिवसेना हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो। 15 जून को उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद टूट गए थे। अब वो एकनाथ शिंदे की तरफ आ चुके हैं। और देखिए, सबसे दिलचस्प ये है कि अब शिवसेना के 14 विधायक भी टूट रहे हैं। टीएमसी का हश्र सबके सामने है। बड़ी अजीबो-गरीब स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में मोदी और शाह का अगला प्लान क्या है, इसे समझते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं आदरणीय भाऊ तोरसरकर जी। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, मराठवाड़ा की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। बाला साहब ठाकरे के बाद आज पार्टी की जो हालत देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं। और देखिए, उद्धव ठाकरे शिवसेना के 14 विधायक भी टूट रहे हैं। कैसे देखते हैं भाऊ? देखो, आपका एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रक पलटी हो जाता है, तो उसमें से सामान गिरता है, उसको भूचाल नहीं बोलते। आप अगर ढंग से गाड़ी नहीं चला रहे हो, एक्सीडेंट हो रहा है। 4 साल पहले आपकी पार्टी टूट गई और पार्टी का नाम और निशान तक चला गया। उसके बाद भी आप बोलोगे कि नहीं, मुझे चाहिए वैसे ही चलाऊंगा, तो एक्सीडेंट होते रहेंगे। ये इसको मैं एक्सीडेंट मानता हूँ। देखो, पार्टी चलाते हो, आप घर चलाते हो या आप सोसाइटी चलाते हो, आप एक संस्था चलाते हो, तो वो संगठन होता है। वो संगठन में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर नहीं चलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपका कौन। अब देखो, बिल्लियों को, कुत्तों को बच्चे होते और 10-15 दिन में उनकी आंखें खोली तो इधर उधर जाते हुए, फिर 6 महीने के बाद उस बिल्ली के साथ, उस कुतिया के साथ बच्चे नहीं दिखाई देते ना। क्यों नहीं दिखाई देते? वो उस तरफ से ध्यान देते नहीं। तो अगर आपके एमएलए, आपके एमपी है, आपके पार्षद है, तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, एक फैमिली जैसा रहना पड़ेगा। ये जो पालिव जो होते, पालतू जानवर होते, उनके जो बच्चे बच्चे, उसका कुछ फैमिली नहीं होती ना। जहाँ रहते वहाँ रहते, नहीं तो भाग जाते। जगह कोई अच्छा चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, निकल जाएंगे, अवसर मिले तो ये निकल गए। आप मुझे बोलो कि आपने 2019 में उद्धव ठाकरे ने दगा दिया था बीजेपी को, और उस वक्त आपके हाथ में सत्ता थी और देवेंद्र के हाथ में सत्ता नहीं थी। 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन में बैठे थे, लेकिन उनका एक भी एमएलए नहीं टूटा। 105 एमएलए थे, 105 में से एक भी नहीं टूटा। उल्टे आपके हाथ में सत्ता थी, आप मुख्यमंत्री थे, फिर भी आपकी पार्टी टूटी। कैसे टूटी भाई? क्योंकि आप उनकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहे थे, आप उनका ध्यान तक नहीं रख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ 5 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहे देवेंद्र फडणवीस। अगले 2.5 साल अपोजिशन लीडर बैठे, लेकिन उन्होंने पार्टी कैसी संभाली है। अगले 2.5 साल वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर रहे, तो भी पार्टी संभाली, पूरा गठबंधन संभाला। आज पूरे गठबंधन को बड़ी तगड़ी मेजोरिटी मिली है, उसके बावजूद उनका कोई नहीं टूट रहा है, आपका टूट रहा है। ये क्या? आप सत्ता में रहो तो भी आपकी पार्टी टूटती है, आप अपोजिशन में रहो आपकी पार्टी टूटती है। क्यों टूटती है? और हर एक के कंप्लेंट क्या है कि हमको टाइम नहीं देते, हमको मिलते नहीं। तो क्या है बात भाई? आप सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हो, आप सीरियस लीडर नहीं हो, वरना ये बिल्कुल नहीं होता। देखो, बाला साहब ठाकरे ने 66 में, 66 में शिवसेना बनाई। उसके 24 साल बाद 1990 में उनको पहली बार पार्टी के नाम से रिकॉग्निशन मिला, एक चुनाव चिन्ह मिला। वहां तक उन्होंने पर 71 का चुनाव लड़ा, 72 का चुनाव लड़ा, उसके बाद 78 का चुनाव लड़ा था।
हर कैंडिडेट उनका अलग अलग चुनाव चिन्ह पर लड़ता था, क्योंकि पार्टी को रिकॉग्निशन नहीं था, ना चुनाव चिन्ह था, फिर भी उनसे लोग टूटते नहीं थे। ये डिफेक्शन लॉ वगैरह मामला नहीं था उनके लिए, क्योंकि उनकी हुकूमत थी। वो खुद चुनाव नहीं लड़ते थे, ना किसी सत्ता पद पर जाकर बैठते थे, लेकिन उनसे टूटना मुश्किल था लोगों को, बिल्कुल मुश्किल था। क्योंकि और गए तो वो रोते नहीं बैठते थे। मुझे तो याद है 1987 या 88 की बात है, ठाणा में उनका अच्छा, उनकी ताकत अच्छी थी। पहला ठाणा कॉरपोरेशन बना, उसके बाद पहला मेयर जो बना वो शिवसेना का था, सतीश प्रधान। एक साल बाद जब मेयर बदली होना था तो इनका कैंडिडेट हार गया, क्योंकि इनके कुछ पार्षद टूटे थे। तीसरे साल जब वही हो गया तो उन्होंने बोला जो कुछ बचे 30-35 सबके सब रिजाइन करो। अगले 3 साल ठाणा कॉरपोरेशन में शिवसेना का एक भी पार्षद नहीं था, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ वो थंपिंग मेजोरिटी से आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो उनको चुने हुए लोगों को ताकत नहीं मानते थे। वो अपने इलाके में कारपोरेटर हो या ना हो, तुम हो तो तुम जनता का काम करो, और चुनकर लाते थे। तो अगर उनके समय पार्टी नहीं टूटती थी, लीगल कॉम्प्लिकेशन ना होते हुए नहीं टूटती थी, तो उद्धव के समय में क्यों टूट रही है? और जब बाला साहब के समय टूटी थी उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन एक बात थी, जब 91 में 15 लोग निकल गए थे भुजबल के साथ, उसमें से एक भी नेक्स्ट चुनाव में जीत नहीं पाया था, एक भी, भुजबल भी। और आज उद्धव के पास से 41-40 लोग निकल गए थे, उसमें से 36 चुनकर आए, क्योंकि उद्धव उनका नेता नहीं था, एकनाथ शिंदे उनका नेता था। तो फिर उनमें से 4-5 हार गए, लेकिन पूरे के पूरे 26-36 आ गए, और उससे भी ज्यादा आ गए, 57 आ गए। तो ये समझना जरूरी है, इसको पार्टी तोड़ना वगैरह नहीं बोलता। कोई दूसरा कोई आपकी पार्टी नहीं तोड़ सकता। तो इसके लिए दूसरे के तरफ ठिकरा फोड़ना या उंगली उठाना गलत है। बीजेपी क्यों नहीं तोड़े? बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस ने तोड़े थे, शरद पवार ने तोड़ी थी पहली बार शिवसेना, तोड़ेगा ही। जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपना कुंबा संभाल कर रखें। लेकिन भाऊ देखिए, कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं? हमने आपने सबने देखा, आदित्य ठाकरे गाली दे रहे हैं, संजय राउत गाली दे रहे हैं, गाली गलौज का सिलसिला कई दिन से जारी है, और अपनी कमियां ढूंढने की बजाय ये रवैया देखने को मिल रहा है। अब पार्टी में ये जो घमासान हम देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने तो सोमवार को यहाँ तक कह दिया कि हिम्मत है तो बागी सांसद इस्तीफा देकर के दोबारा चुनाव लड़े। ये कौन सी बात हुई? नहीं, उन्होंने भी देना चाहिए था ना। जब बीजेपी का साथ छोड़ा तो उन्होंने रिजाइन किया था, चलो हम उनको बीजेपी के साथ नहीं रहना, आप छोड़ दो। आपने रिजाइन किया था, नहीं किया था? आप बीजेपी के साथ जाकर 56 लोग चुनकर लाएंगे और बाद में दूसरे के साथ जाएंगे, तो आपने क्या किया था? बिल्कुल वही किया इन्होंने, क्यों नहीं करेंगे? आपने भी तो वही किया है। और उद्धव ठाकरे बोले थे कि शिवसेना अलायंस में 25 साल सड़ गई, तो बीजेपी भी सड़ी थी। आपके कारण बीजेपी का भी नुकसान हुआ था। 2009 में जब इतना बड़ा धमाका हुआ था मुंबई में, अजमल कसाब का टोला आया था और 200 लोग मारे गए थे, उसके बावजूद सिर्फ 6 महीने में लोकसभा का चुनाव हो गया। मुंबई की 6 और ठाणे की 4 में से 3 सीटें बीजेपी और शिवसेना अलायंस हार गई। क्यों हारने का कारण ये था, ये तो पूरे के पूरे जीतने चाहिए थे, लेकिन हार गए, क्योंकि राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुआ था। और राज ठाकरे ने ये सारी सीटें लड़ाई थी, उसने जो इनके वोट काटे थे उसका गलत परिणाम बीजेपी को भी भुगतना पड़ा था। तो आप जब बोलते कि हम सड़े, तो आपके कारण बीजेपी नहीं सड़ी, आपका भाई से झगड़ा था, लेकिन कीमत तो बीजेपी को भी चुकानी पड़ी है।
तो ये बोल ऐसा क्या है, बौखला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ही नहीं। इससे कमाई होती है उसमें इंटरेस्ट है, उनको एसेट चाहिए, लायबिलिटी नहीं चाहिए। लोग जो है वो चुनकर आए और हमारे पीछे खड़े हो जाए। आपने उनके लिए क्या किया? अभी अभी जनवरी में जो कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, 29 कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र में, उसके चुनाव हो गए थे। ये मुंबई के बाहर कहीं नहीं गए। एक दिन के लिए नासिक गए थे, एक दिन के लिए पुणे, एक दिन के लिए ठाणा गए। क्या किया आपने उनको, उनके लिए? तो बाकी जो है तो अपने अपने लड़े हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। संसाधन छोड़ो, आप प्रचार करने तक नहीं गए। अब बोलते यार उस वक्त तो मैं लोकसभा में गया था, इनके लिए मैंने सभा ली थी, वो क्या बोलते मैं नहीं मिला। एक आध बार 2 साल में आप एक आध बार मिल रहे हो, वो कोई रास्ते का वोटर नहीं है, वो आपके पार्टी का एमएलए है या एमपी है, उसको लगातार मिलना पड़ता है, तब जाके संगठन बनता है। अमित शाह ने बोला था कि भाई डरो मत, वोट करने के लिए बाहर निकलो, मैं 15 दिन डेरा डाल के कोलकाता में बैठूंगा, और बैठ गए। आपने क्या किया? आपने क्या किया? ये देखना पड़ता है ना। बकने के लिए कोई भी कुछ भी बक सकता है, वो राहुल गांधी हो या आदित्य ठाकरे हो, कोई बोलेगा। यही आदित्य ठाकरे बोला था जब गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे और उनका सब जो एमएलए ग्रुप था वापस आ गया। वो बोला हवाई अड्डे से लेकर विधान भवन तक, विमानतल, विमानपत्तन जो है वहां से लेकर विधानसभा तक बीच में वर्ली आती है, कैसे जाओगे? क्या किया आपने? धमकियां कोई भी दे सकता है। हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है, हाथी उसके तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। तो रोज संजय राउत तो रोज बोलते रहते हैं, क्या होगा? आज वो 3 बचे हैं और एकनाथ शिंदे 13 पर पहुंच गए। तो क्यों पहुंच गए? देखो, आईने में अपना चेहरा देखो जरा। बस धमकियां देते रहे। अरे पुराने जमाने की, बाला साहब के जमाने की बात अलग थी। देखो भुजबल नागपुर में जब विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था, वहां उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। 3.5 महीने उसके बाद भुजबल की मुंबई आने की हिम्मत तक नहीं थी, हिम्मत तक नहीं थी। और आज एकनाथ शिंदे 6 एमपी तोड़ते हैं, और आपके सामने इनकी पार्टी का जो ऑफिस है उद्धव ठाकरे की, उसकी बगल में यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान है। उसी इमारत में 6 एमपी लेकर एकनाथ शिंदे आए थे। आधा किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है। तो जब आप बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हो तो उसमें से एक अंश दिखाओ ना। डर इतना चाहिए कि भुजबल 3.5 महीने नहीं आए थे, आप 3.5 घंटे इनको नहीं डरा सकते, और हवा में बातें करते हो। और भाऊ 2 दिन पहले अमित शाह का आप जिक्र कर रहे थे, तो अमित शाह ने कोल्हापुर में थे वो, वहां पर उन्होंने कहा था कि पहले हम एकनाथ शिंदे गुट लिखते थे, पर अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। असली शिवसेना अब उद्धव ठाकरे की नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे है। और देखिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने अलग अलग शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया है। तो उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है कि असली शिवसेना हम है। रस्सी जल गई, बल कब जाएगा? बल नहीं जाता है कभी। एक बात होती है, ये आप क्या मानते हो इस पर दुनिया नहीं ना। आप बोलोगे मातोश्री ही चांद है, क्या दुनिया मानेगी? हम नहीं मानते, तुम मत मानो, क्या बात है, किसने रोका है आपको? अब बोलो मैं मंगल ग्रह पर रहता हूं, बोलो, बोलने में क्या बात जाता है, कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। और आपको याद दिला दूं, 1 मई 2022 का दिन था। देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन लीडर थे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त मुंबई में 1 मई जो होता है वो महाराष्ट्र दिन बोला जाता है, क्योंकि 1960 में 1 मई को महाराष्ट्र की स्थापना हुई। तो उस वक्त मुंबई में सोमैया ग्राउंड पर भाषण करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, उद्धव की तरफ अंगुली निर्देश करके देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, आप
यानी मुंबई नहीं हो, आप यानी मराठी अस्मिता नहीं हो, आपका मतलब उद्धव ठाकरे माने महाराष्ट्र नहीं है। लेकिन उसका ही एक मायने ये था कि आप शिवसेना भी नहीं हो, बोले नहीं, लेकिन मायना वही था। आज उद्धव ठाकरे माने शिवसेना नहीं है, एकनाथ शिंदे माने शिवसेना है, कानूनन है, प्रैक्टिकली है, ताकत में भी है। तो आप मानो ना मानो क्या फर्क पड़ता है? आप मानो ना मानो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को बाला साहब ठाकरे मानने लगे कि मैं आदेश देता हूं, मैंने ये किया, अरे तुमने क्या किया है? तो ये बकवास करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या हो? आप खुद को कुछ भी, मैं खुद को अमेरिका का प्रेसिडेंट मान सकता हूं ना, मानो, को किसने रोका है? जो कुछ मानना है मानो, उससे दुनिया बदलती नहीं, दुनिया का व्यवहार बदलता नहीं। आपने भाऊ बहुत बड़ी बात की है। और ये दल हारते हैं तो गाली देते हैं मोदी को, अमित शाह को, बजाय आत्ममंथन करने की, और कहते हैं कि मोदी अमित शाह पार्टी तोड़ रहे हैं। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। इधर टीएमसी वाले रो रहे हैं कि हमारी पार्टी तोड़ दी, विलय करा दिया, मैंने वो ब्ला ब्ला। नैरेटिव बनाए, तो नैरेटिव ये मीडिया के एंटरटेनमेंट के लिए, लोग ऐसी बातें सुनते तक नहीं, तो नैरेटिव क्या बनेगा? आम जनता में क्या पहुंचेगा? आज की बात है, 22 जून 2026, आपके 6 एमपी चले गए, और महाराष्ट्र में 18 तारीख को 16 विधान परिषद के लिए चुनाव हो गया। उसमें से 6 निर्विरोध आए थे, बचे थे 10 सीटें जिसके लिए वोटिंग हुआ था 18 जून को। उसमें से एक भी महाविकास आघाड़ी का चुनकर नहीं आया है, एक भी। 16 के 16, और एक उपचुनाव था 17 के 17 महाविकास आघाड़ी के आगे, महायुति के आगे, अलायंस के आगे, एनडीए के आगे। ये पूरे कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे मिलकर एक विधान परिषद का सीट नहीं जीत पाए। एक जगह अलायंस का कैंडिडेट था, यानी एनडीए का कैंडिडेट हार गया, लेकिन उसको हराने वाला भी एनडीए का बागी है, वो महाविकास आघाड़ी का नहीं है। जो बागी चुनकर आया है वो भी महायुति का ही है। तो आपका बचा क्या है? लोग क्या कह रहे सुनो, ममता हारी है, तेजस्वी हारा है, बहुत जल्दी हम देखेंगे अखिलेश हारेगा। देश का वोटर आहिस्ते आहिस्ता, ये सब पारिवारिक पार्टियां है जिनको क्षेत्रीय पार्टी माना जाता है, वो क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है, वो पारिवारिक पार्टियां है। देश का वोटर इनको खालसा कर रहा है, खत्म कर रहा है। अगर ये समझे तो बच जाएंगे, सर्वाइवल हो जाएगा, वरना खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाबू एक चीज मैं ये समझना चाहती हूँ, ये जो टूट रहे हैं, जो बिखर रहे हैं, किसी के अंदर आपको कुछ एनर्जी दिखाई देती है, कोई उम्मीद दिखाई देती है कि जो दोबारा खड़े होंगे? बिकॉज इस समय पूरा विपक्ष जो है बिल्कुल धड़ाम पड़ा है। दूर दूर तक नजर दौड़ाइए, मुश्किल से एक आध जगह पे कहीं कुछ आपको दिखाई दे जाए, वरना किसी में दम दिखाई दे रहा है क्या? देखो, मेहनत करनी पड़ती है। अब ये यूपीएससी वगैरह परीक्षा होती है तो 4-4 बार लोग ट्राई करते हैं ना, लेकिन उसके लिए मेहनत करते हैं। हाँ, मैंने पर्चा भरा है, परीक्षा के लिए गया हूं, मेहनत कुछ नहीं की, तो 10 बार बैठो, उसमें कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी। और आप नहीं तो आपकी उम्र खिसक गई तो नेक्स्ट जनरेशन के लोग आकर परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे, आप वही के वही पड़े रहेंगे। विपक्ष खत्म नहीं होता। देखो, जब लोकतंत्र है तो विपक्ष होगा ही। अगर आप विपक्ष करके काम नहीं करोगे तो आपकी जगह लेने वाला दूसरा कोई आ जाएगा। जब तमिलनाडु में 2 ही पार्टियों के बीच पॉलिटिक्स बढ़ गई थी तो टीवी के वो थलपति विजय अपनी पार्टी बनाकर 1 साल में आ गए, लोगों ने उसको सत्ता दे दी। तो आप अगर बदलने को तैयार नहीं हो, काम करने को तैयार नहीं हो, तो तीसरा कोई आ जाएगा, दूसरा कोई आ जाएगा।
सत्ता में 12 साल बैठने के बावजूद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जितनी मेहनत करते हैं उतनी अगर राहुल गांधी नहीं करेंगे या अपोजिशन के कोई नेता नहीं करेंगे तो वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब उनका स्पेस जाता नहीं, स्पेस रहता है। वो स्पेस लेने के लिए दूसरा कोई आकर खड़ा हो जाए। शायद वो हमको आज दिखाई नहीं दे रहा है। 1984 में जब राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आई तो विपक्ष खत्म ही हो चुका था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था, सीटों में कम दिखाई दे रहा था। विपक्ष के पास 50% से ज्यादा वोट उस वक्त भी थे, बीजेपी के 9.5% थे और बाकी जो सीपीएम के कुछ 3% हो गए, इसके 2% थे। अब वो स्पेस गैप कैसे करना है? तो 1984 के बाद 9.5% से आज बीजेपी 37.5%, 37% तक पहुंची है। तो ये कहां से आ गए? 36-38% वोट पिछले 40 साल की मेहनत है। जो स्पेस था उन्होंने लिया। आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस का स्पेस घटता गया, बीजेपी का स्पेस बढ़ता गया। तो बीजेपी भी कभी 2-3 राज्यों की पार्टी थी, मध्य प्रदेश, गुजरात भी उस वक्त नहीं था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र, थोड़ा सा गुजरात, 3 राज्यों की पार्टी थी बीजेपी। आज 18 राज्यों में मुख्यमंत्री है, तो घर बैठे बैठे तो नहीं आए ना, मेहनत की है। एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की है, तो मेहनत का फल होता है। आप बैठे रहोगे, मेरे दादा ने परदादा ने आम के पेड़ लगाए हैं या चिकू के पेड़ लगाए, अरे एक दिन वो पेड़ मर जाएंगे। या तो उसकी मशागत करो या तो नया पेड़ लगाओ। तो आप नहीं लगाओगे तो उसी मिट्टी में दूसरा कोई पेड़ आता है और जो लगाएगा वो खाएगा या उसके बाल बच्चे खाएंगे। और भाऊ, अभी सुनने में आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, इनके साथ भी कुछ लोगों की बातचीत चल रही है। और बीजेपी का कितना रोल है? क्योंकि जो ये सिलसिला अब शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। और ये 362 लाने की मुझे तो लगता है कि होड़ है। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से उसके लिए तोड़ने की वगैरह जरूरत नहीं है, उसके लिए तोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डर के मारे भी इनके साथ आ जाएंगे, वो बिल पास हो जाएंगे। इसके लिए तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तोड़ने के बाद एक लाइबिलिटी आ जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। अगर तोड़कर आप लाओगे तो अगली बार उनको टिकट देना पड़ेगा। आज ममता के 20-22 अगर आए तो उनको अलग पार्टी में इसलिए रखा है कि इनको बीजेपी में अगर ले लिया जाता है तो बंगाल का वोटर बीजेपी पर गुस्सा हो जाएगा। लेकिन उनकी संख्या है, वो चाहिए, तो उनको वहां से निकालकर दूसरे किसी कंपार्टमेंट में रखा है। अगले चुनाव में उनको उनको टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो लोगों को भी एक जो सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि बंगाल में जाने की उन लोगों की हिम्मत नहीं है। लोग अंडे मारते हैं, टमाटर मारते हैं, गालियां देते हैं, पत्थर मारते हैं, चोर चोर बोलते हैं। तो उससे उनको सुरक्षा चाहिए कि भाई हम ममता के साथ नहीं है, वो लोग दिखाना चाहते। इनको उनकी संख्या की जरूरत है। ये सीधा सीधा सौदा है, ट्रांजैक्शनल रिलेशन है। तो 360 मिलने के लिए हाँ, एक है कि जो स्ट्रेटेजी बीजेपी की है, वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि इस ढंग का एक माहौल बना दो कि चुपचाप लाइन में खड़ा होकर हमारे साथ जो बिल आने वाले उसके लिए वोट करे। लेकिन जिम्मेदारी बीजेपी नहीं लेना चाहती, इतनी सीधी सादी बात है। लेकिन एक बात होती है ना, जो खुद को ज्ञानी समझता है उसको हर चीज में कोई षड्यंत्र ढूंढना जरूरी लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने जो 13 अप्रैल को जो बिल फेल हो गया था, वो जानबूझकर लाया था, बंगाल के वोटिंग के पहले लाया था, क्योंकि उनको वो पॉलिटिकल इशू बनाना था। उनको भी मालूम था वो पास नहीं होगा, तो कारण बन गया।
और अब उसी कारण से डर पैदा हो गया। तो बात सीधी साधी, इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है। और मैं छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी चलते चलते भाऊ, आने वाले मानसून सत्र में मोदी और शाह का प्लान क्या है? क्योंकि बात चल रही है, कई बड़े कानून है, डिलिमिटेशन है और कई बिल आने वाले हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, वो लाएंगे, इसीलिए तो उनको सरकार, लोगों ने सरकार क्यों चुना है? देखो, 100 से ज्यादा संविधान की सुधारना होने वाले विधेयक पास हुए, तो कब पहली बार नहीं हो रहा है ना। आप रोक के कितना देर रखोगे? तो उनको तो वो लाना है, जो बदलाव करने हैं समयानुसार बदलाव करना पड़ता है। तो जो जरूरी है वो लाएंगे, वो पास करके लेंगे। अगर सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो उन्होंने उंगली टेढ़ी की है। और टेढ़ी करने के लिए पहले ममता को बंगाल में हराया है। 1 डेढ़ 2 साल की मेहनत है ममता को हराना, और आप 1 2 दिन की मेहनत नहीं करना चाहते और बीजेपी को और मोदी को हराने को निकले हो। इतनी आसान बात नहीं होती, राजनीति इतनी आसान बात नहीं होती। 84 में उन्होंने तय किया कि हम कांग्रेस को विकल्प बनेंगे। 40 साल निकल गए, 30 साल निकल गए। 84 से लेकर 2014, यानी 30 साल के बाद बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी बनी। 30 साल की मेहनत थी, हवा में नहीं हुआ है। तो आप अपने स्टेट के लिए मेहनत करो, आपकी पार्टी के लिए मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं। एक बार लॉटरी लगती है। 24 में जो रिजल्ट आए, वो आरएसएस में नाराजी थी, उसका फायदा इनको मिला। वो लॉटरी लगी थी, लेकिन वो लॉटरी है, वो डांस बार और शराब के बार में जाकर उड़ा दी, और अब रोते बैठे। इसके बाद अभी मोदी खत्म बोल रहे थे, कहाँ है? आप खत्म होने को आए। क्यों? क्योंकि आपको जो अवसर मिला था उसका आपने गुड़गोबर कर दिया, और आप रो रहे कि विपक्ष चलेगा टिकेगा कि नहीं, उसका भविष्य क्या है? भाऊ, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि लोकसभा में अब शिंदे के सांसदों की संख्या 7 से बढ़ के 13 हो गई है। और सोमवार को बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी, उन्होंने टीएमसी की पैरेलल वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया और विधायक अरूप रॉय को अध्यक्ष चुन लिया है। ये भी ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भाऊ, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।